Hello everyone, welcome to Civil Staff IS and welcome to Atulya series. Now this is our day 4 of society. As you know, हमने 3 सेशंस होल्ड कर चुके हैं. तीनों सेशंस में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यूपीएससी सिलेबस में दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस को फ्रेम किया है और हर सेशन में आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एंड आफ्टर ईच सेशन आपको 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी दिए जाते हैं. सो आज भी हम वैसा ही करेंगे. पहला क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज रीजनल डिस्पैरिटी अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ सोशल एम्पावरमेंट इन इंडिया. नाउ अगेन आपको यहाँ पर रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और ये कहा गया है कि वो किस तरह से इंपैक्ट करता है, इफेक्ट करता है सोशल एम्पावरमेंट को. तो आप कह सकते हो थीम को क्रॉस लिंक किया गया है. एक रीजनलिज्म टॉपिक भी है और सोशल एम्पावरमेंट टॉपिक आपको देखने को मिलता है. तो आप यहां पर सोशल एम्पावरमेंट को डिफाइन करते हुए चल सकते हैं. सोशल एम्पावरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय व्हिच डिसएडवांटेज ग्रुप्स गेन control over their lives through access to education, health, employment and participation and decision making, right? But अगर हम regional disparity की बात करते हैं ये काफी ज्यादा अराइज हो रही है. क्यों? अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. अब डेवलपमेंट हो तो रही है बट क्या है, अनइवन है, जिसकी वजह से आपको सोशल एम्पावरमेंट इंपैक्ट होती हुई दिखती है. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक इम्बैलेंस डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है. रीजनल इनक्वालिटी बहुत ज्यादा आपको HDI इंडेक्स में देखने को मिलती है. जो सदर्न स्टेट्स हैं जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, दे परफॉर्म बेटर इन हेल्थ, एजुकेशन एंड जेंडर इंडिसेस. लेकिन जो बीमारू स्टेट्स आपको देखने को मिलती हैं स्पेशली बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं दे फेस लो लिटरेसी. ऐसे ही निग्लेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है स्पेशली इन द ट्राइबल बेल्ट्स. जब हम ट्राइबल बेल्ट्स की बात करते हैं, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया, इंडिया हो गया, तो दे सफर फ्रॉम पुअर रोड्स. ऐसे ही अर्बन रूरल गैप भी आपको देखने को मिलता है. जो अर्बन सेंटर्स हैं दे आर नोन एज द हब्स ऑफ ग्रोथ. लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम रूरल रिमोट एरियाज की बात करते हैं वहां पर ना ही क्वालिटी एजुकेशन है, ना ही कोई पब्लिक सर्विसेज है, ना ही कोई इकोनॉमिक मोबिलिटी आपको देखने को मिलती है. अब इसका इम्पैक्ट, क्योंकि 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो रीजनल डिस्पैरिटी तो हमने यहाँ पर शो कर दिया. उसके बाद पूछा गया है कैसे इंपैक्ट करता है सोशल एम्पावरमेंट को. अब ऑब्वियस सी बात है जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं दे आर वर्स्ट अफेक्टेड. तो जो दलित्स हैं, आदिवासीज हैं, वहां पर आपको एक लेयर्ड एक्सक्लूजन देखने को मिलती है. इवन जो वुमेन है बैकवर्ड स्टेट्स में दे सफर हाई लेवल्स ऑफ जेंडर वायलेंस. ऐसे ही प्रोग्राम गैप्स आपको देखने को मिलते हैं स्पेशली जब हम वेलफेयर स्कीम्स की बात करते हैं. मनरेगा हो गया या स्कॉलरशिप्स फॉर SC ST हो गया, पोषण अभियान हो गया, दे शो लोअर कवरेज इन आउटकम्स में आपको लोअर कवरेज देखने को मिलती है. ऐसे यहाँ पर जो लोकल कैपेसिटी है उसका भी लैक आपको देखने को मिलता है. एब्सेंस ऑफ ट्रेन्ड ब्यूरोक्रेट्स, NGOs एटसेट्रा. ना एफर्ट्स क्या लिए गए हैं टू एड्रेस दीज डिस्पैरिटीज. अब जो नीति आयोग का आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम देखने को मिलता है वो बेसिकली इसको एड्रेस करता है. सो इट टारगेट्स 112 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स. ऐसी रीजन स्पेसिफिक इंटरवेंशंस आपको देखने को मिलती हैं. जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है, बैकवर्ड रीजन ग्रांट्स फंड दिया गया है, ट्राइबल सब प्लान्स बनाए जा रहे हैं कि इस रीजनल डिस्पैरिटी को हम यहाँ पर एड्रेस कर पाए और इवॉल्विंग ट्रेंड में हम क्या कर पाए, एक तरह से हम ये कह सकते हैं हम डेवलपमेंट कर पाए, सोशल एम्पावरमेंट कर पाए जो कि इंक्लूसिव हो. राइट, नेक्स्ट यू कैन कंक्लूड इजीली. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दैट एग्जामिन द रोल ऑफ मीडिया इन स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग सेक्युलरिज्म इन इंडिया. ना दोनों ही एस्पेक्ट्स पूछे हैं. क्या पूछा है? दैट इज रोल ऑफ मीडिया. दोनों ही एस्पेक्ट्स इन स्ट्रेंथनिंग सेक्युलरिज्म एंड और वीकनिंग सेक्युलरिज्म. नाउ अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात करते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशनली हम क्या है, एक सेक्युलर नेशन है वेयर रिलीजियस डाइवर्सिटी इज प्रोफाउंड. बहुत ज्यादा आपको रिलीजियस डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. तो बेसिकली जो मीडिया है वो एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल रोल प्ले करता है कि वो सेक्युलरिज्म को बचा के रखे. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मीडिया एज द स्ट्रेंथनर ऑफ सेक्युलरिज्म. पहला क्या है, ये प्रमोट करता है प्लूरलिज्म को और हार्मनी को. जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरफेथ इनिशिएटिव्स चलाए जाते हैं, कम्युनिटी हार्मनी की बात करी जाती है, गंगा जमनी तहजीब को रीइंफोर्स किया जाता है. पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स जैसे दूरदर्शन आपको देखने को मिलते हैं, वहां पर हिस्टोरिकली इन्होंने प्रमोट किया है रिलीजियस हार्मनी को. ऐसे ही स्टीरियोटाइप्स को डिबंक करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं
कम्युनल वायलेंस हो गया या मार्जिनाइजेशन ऑफ मिनॉरिटीज हो गया, उसको ये एड्रेस करते हैं। ऐसे ही मोबिलाइज करते हैं सेक्युलर वॉइसेस जैसे द वायर, स्क्रॉल या ऑल्ट न्यूज आपको देखने को मिलता है। दे काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन एंड गिव स्पेस फॉर सेक्युलर डिस्कोर्स। ऐसे ही हम देख सकते हैं वीकनर भी हो सकता है। पहला, कम्युनल पोलराइजेशन करी जाती है। अब टीआरपी ड्रिवन डिबेट्स सेंसेशनलाइजेशन को प्रमोट करता हुआ उनके नैरेटिव्स को दिस वर्सेस देयर्स या अस वर्सेस देम, ये जो नैरेटिव है यहां से आपको एक तरह से सेक्युलरिज्म खतरे में भी देखने को मिलता है। फेक न्यूज बहुत ज्यादा है, हेट स्पीच सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जब 2020 के दिल्ली राइट्स हुए थे तो वहां पर कम्युनल प्रोपेगेंडा, तो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, ट्विटर को काफी ज्यादा गलत मिसयूटिलाइज भी किया गया है। डीप फेक वीडियोस आपको देखने को मिली, आईटी सेल ड्रिवन कम्युनल हैशटैग्स आपको देखने को मिलते हैं। तो वहां से एक तरह से ये वीकन भी हुआ है। अब सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जैसे पॉलिटिकल ओनरशिप आपको किसकी, मीडिया हाउसेस की देखने को मिलती है। वीक रेगुलेशन है, रेगुलेशन एक्ट उतने ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं है, तो इसकी वजह से आपको ऐसा होता हुआ दिखता है। तो कंक्लूड आप यहां पर यही कर सकते हैं, अ फ्री बट रिस्पॉन्सिबल मीडिया दैट इज मोर क्रूशियल। फ्री तो है ही, लेकिन क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल मीडिया भी होना चाहिए, जो ये सेंसेशनलाइजेशन या डिबेट्स, जो कम्युनल डिबेट्स की जाती हैं, उसको कम किया जाए। क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, डिस्कस हाउ अर्बन माइग्रेशन अफेक्ट्स फैमिली स्ट्रक्चर एंड जेंडर रोल्स इन इंडिया। अर्बनाइजेशन और जेंडर को क्रॉस कटिंग की गई है, तो यहां पर आप देख सकते हैं अर्बन माइग्रेशन किस तरह से अफेक्ट करती है सोशल स्ट्रक्चर को, फैमिली स्ट्रक्चर को। ना अर्बन माइग्रेशन प्राइमरली किस पे ड्रिवन है, एम्प्लॉयमेंट पे ड्रिवन होती है या एजुकेशन या हेल्थ केयर पे, जिससे कि वो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स की तरफ मूव कर सके। तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो जॉइंट से किस तरफ मूव कर चुकी है, न्यूक्लियर फैमिलीज आपको देखने को मिलती है। तो आपको फ्रैगमेंटेशन ऑफ जॉइंट फैमिलीज देखने को मिला है। इंटरजेनरेशनल जो टाइज हैं, जो इमोशनल या केयर रिलेटेड नेग्लेक्ट है, वो बहुत कॉमनली आपको अर्बन एरियाज में देखने को मिल रहा है। राइज ऑफ लिविंग अपार्ट टुगेदर, ये लिविंग अपार्ट टुगेदर का मतलब क्या है, सो इन मेनी केसेस वन पार्टनर, यूजुअली द मेल, माइग्रेट्स फॉर वर्क, लीविंग द रेस्ट ऑफ द फैमिली इन द विलेज। अब इसकी वजह से आपको देखने को मिलता है स्प्लिट हाउसहोल्ड्स, या जिनको हम सीजनल फैमिलीज कहते हैं। सीजनल फैमिलीज क्यों, क्योंकि मेल्स कब आते हैं, जब उनको छुट्टियां मिलती हैं, तो इसीलिए आपको ये सीजनल फैमिलीज देखने को मिल रही हैं। अब चेंजिंग जेंडर रोल्स कैसे हुए हैं, जो विमेन की है वहां पर आपको इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन देखनी है। क्यों, क्योंकि जो फाइनेंशियली जो विमेन है, दे हैव बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एंड इट हैज लीड टू इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। ऐसी जो पेट्रियार्कल नॉर्म्स है वहां पर आपको एक शिफ्ट देखने को मिला है, इगैलिटेरियन स्पेसेस देखने को मिले हैं। द मेन दे इंक्रीजिंगली शेयर द हाउस होल्ड कोर्स। ऐसी जो सिंगल वुमेन माइग्रेंट्स हैं, जैसे नर्सेज हो गई या आईटी वर्कर्स हो गए, दे चैलेंज द ट्रेडिशनल जेंडर एक्सपेक्टेशंस। अब नाउ चैलेंजेस और सोशल स्ट्रेस क्या आपको देखने को मिलता है, स्ट्रेन है किस पे, मैरिटल और पेरेंटल रोल्स पे। ऐसे ही सोशल आइसोलेशन आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ बर्डन्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वहां पर आपको उनके लिए वल्नरेबिलिटी देखने को मिल रही है, राइट। सो दीज आर द स्ट्रेसेस दैट आर इंक्लूडेड इन दिस। सो एग्जांपल्स यहां पर आप कोट कर सकते हैं, बेंगलुरु's गारमेंट इंडस्ट्री employs lakhs of women migrants। ऐसे ही केरला गल्फ माइग्रेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। Wives left behind manage the finances and head households reflecting emerging matrilocality, right? ऐसे ही अगर हम दिल्ली मुंबई स्लम्स की बात करते हैं, क्राउडेड न्यूक्लियर सेटअप्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो उसके बाद आपको इंक्लूड कर सकते हैं कि जो अर्बन माइग्रेशन है वो एक डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरह से एक तरफ तो वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, जेंडर एम्पावरमेंट करता है, फैमिली ऑटोनॉमी दे रहा है, लेकिन ये डिसरप्ट भी करता है जो ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा था, राइट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, क्रिटिकली इवैल्यूएट हाउ आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स इंपैक्ट सोशल कोहेजन इन इंडिया। तो आप कह सकते हो यहां पर हमने 3 थीम्स को मर्ज किया है, कम्युनलिज्म को, रीजनलिज्म को और एम्पावरमेंट को, राइट। सो बेसिकली यहां पर बोला गया है क्रिटिकल इवैल्यूएशन देना है। क्रिटिकल का मतलब ही क्या होता है, फैक्ट बेस्ड या एविडेंस बेस्ड आपको प्रूफ्स देने हैं। दूसरी बात करें, ये जो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है वो किस तरह से इंपैक्ट करती है सोशल कोहेजन को। तो आप यहां पर देख सकते हैं, अगर हम आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो ये क्या है, पहले आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन अराउंड रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज,
एथनिसिटी, एक आइडेंटिटी को लेके जब आप उसके अराउंड पॉलिटिक्स चलाते हैं उसको आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स कहा जाता है, राइट। नाउ इसका मेन इंपैक्ट आपको क्या देखने को मिलता है, तो दोनों ही कर लेते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। नाउ पॉजिटिव की अगर बात करते हैं तो ये एक व्हीकल बन जाता है एम्पावरमेंट का, जैसे पॉलिटिकल असर्शन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की देखने को मिलती है। अब जैसे पॉलिटिकल पार्टीज किसके बेसिस पे बनी है, कास्ट बेस पे बनी है, जैसे दलित्स की बीएसपी, ओबीसीज की मंडल पॉलिटिक्स। सो दे डिमांड रिप्रेजेंटेशन और उनकी रिप्रेजेंटेशन हुई भी है। ऐसी डेमोक्रेटिक डीपनिंग आपको देखने को मिलती है। अब आपको यहाँ पर एक ब्रॉडनिंग देखने को मिलती है किसकी, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की, जिससे कि ग्रास रूट पार्टिसिपेशन आपको ज्यादा इनहैंस होता हुआ दिखता है। जैसे लीडर्स आपको मायावती, लालू प्रसाद यादव, केसीआर, असदुद्दीन ऑफ एसी, ये रिप्रेजेंट करते हैं जो सब ऑल्टर्न वॉइसेस होती हैं हमारी सोसाइटी की। अभी थ्रेट भी है, जैसे इट कैन लीड टू कम्युनलिज्म, है ना। तो जो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है वहां पर आपको कम्युनलिज्म राइज होता हुआ दिखता है। तो कास्ट बेस्ड पोलराइजेशन करी जाती है, मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ लीड करता है या कम्युनल राइट्स की तरफ लीड करता है, हेट पॉलिटिक्स की तरफ लीड करता है। ऐसे ही अंडरमाइन करता है डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो शिफ्ट हो जाती है किस पे, आइडेंटिटी पे, रादर देन किस पे होनी चाहिए, फोकस किस पे होना चाहिए, डेवलपमेंट पे फोकस होना चाहिए। तो वहां पर जो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स है वो पीछे छूट जाती है, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स आगे आ जाती है। ऐसे ही आपको देखने को मिलता है फ्रैगमेंटेशन होती है नेशनल आइडेंटिटी की, अस वर्सेस देम, ये वाला जो नैरेटिव है ये काफी ज्यादा आपको स्ट्रेंथन होता हुआ दिखता है। सो नीड क्या है, एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, जस्ट सेकेंड, हाँ जी, एक बैलेंस बनाने की जरूरत है आइडेंटिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस कल्चरल पॉपुलिज्म, ऐसी कंस्ट्रक्टिव आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की जरूरत है। अब जो ये बनाई गई हैं आपको जो पार्टीज देखने को मिलती है आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स के बेसिस पे जो बनाई गई है वो कंस्ट्रक्टिव काम करे। तो कंस्ट्रक्टिव आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलती है। एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, बीएसपी की मोबिलाइजेशन किसने की, दलित्स ने की। ऐसे ही रीजनल पार्टी पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलती है, डीएमके हो गया, शिवसेना हो गया। नेगेटिव की अगर बात करते हैं, कम्युनल कैंपेनिंग इन यूपी इलेक्शंस 2014, 17, 22, हेट स्पीच ड्यूरिंग इलेक्शंस, ऐसी एथनिक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन मणिपुर, मेती वर्सेस कुकी आपको देखने को मिला। सो ये नेगेटिव्स भी आपको देखने को मिलते हैं। सो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स भी एक डबल एज स्वॉर्ड है। ये डेमोक्रेटाइज करती है एक तरफ इंडियन पॉलिटिक्स को, जिससे कि एम्पावर करा जाता है जो वॉइसलेस कम्युनिटी है या मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, लेकिन इसका मिस यूटिलाइजेशन इट कैन लीड टू और इट कैन अंडरमाइन द सोशल कोहेजन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। क्लैरिटी, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जहां पर आपको बहुत सारे लेयर्ड चीजें बतानी पड़ेंगी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट आर द ethical challenges involved in managing regional aspirations in a diverse democracy like India? Now, क्या ethical challenges हैं जब हम मैनेज करना चाहते हैं इतनी रीजनल एस्पिरेशंस इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया? नाउ अगर हम मल्टी एथनिक, मल्टी लिंग्विस्टिक, कल्चरली डिफरेंट पॉपुलेशंस की बात करते हैं, हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा वैरायटी आपको एग्जिस्ट करती हुई दिखती है। अब ये एक तरह से आप क्या कह सकते हो, दीज आर द नेचुरल आउटकम ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। अब जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, वहां पर आपको वेरिड एथनिसिटीज देखने को मिलती हैं। अब उन एथनिसिटीज को भी हमने क्या दिया है, स्पेस दिया है अपनी इंडियन डेमोक्रेसी में। सो एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी डेमोक्रेसी को वाइब्रेंसी भी इसी की वजह से मिली है। तो आप एथिकल डिलेमास देख सकते हैं, यूनिटी या वर्सेस ऑटोनॉमी। यहां पर यही इशू आता है। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं, वो क्या डिमांड करते हैं, ऑटोनॉमी को डिमांड करते हैं। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन किस पे है, यूनिटी वर्सेस ऑटोनॉमी, क्योंकि आपसे एथिकल डिलेमास पूछे गए हैं तो आपको इसी वे में आंसर देना है, यूनिटी वर्सेस ऑटोनॉमी। शुड द स्टेट प्रायोरिटाइज नेशनल इंटीग्रेशन या फिर क्या प्रमोट करे, रीजनल डिस्टिंक्टिवनेस? So for instance, suppressing peaceful protest of Gorkhaland questions the moral legitimacy versus legal order. Legal order यहाँ पर disrupt होता है। तो क्या है ethical dilemma, क्या है, unity versus autonomy। दूसरा है violence versus dialogue। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ethical governance है must distinguish between genuine grievances and violent insurgency। Majoritarianism versus federal equity, ये आपको कुछ dilemmas देखने को मिलते हैं। अब प्रिंसिपल्स क्या हैं एथिकल गवर्नेंस के, जस्टिस और इक्विटी प्रोवाइड करो, ऐसे ही ट्रांसपेरेंसी और डायलॉग प्रोवाइड करो, डिसेंट्रलाइजेशन और ऑटोनॉमी प्रोवाइड करो। तो ये आपको एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो हम एथिकली करेक्ट हो सकते हैं।
यहाँ पर हम बैलेंस कर सकते हैं यूनिटी और रीजनल आइडेंटिटी में, जैसे तेलंगाना क्रिएशन किया गया, गोरखालैंड एजिटेशन रेजेस एथिकल क्वेश्चन, मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है मिस हैंडल हुआ है एथनिक टेंशंस की वजह से, वहां पर आपको एक तरह से डिसरप्शन देखने को मिलती है यूनिटी। सो जो एथिकल मैनेजमेंट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम रीजनल एस्पिरेशन की बात करते हैं, एंड दैट टू अ वेरिड कंट्री लाइक इंडिया। अगर हम इसको एथिकली हैंडल नहीं करेंगे तो ये आउट ऑफ प्लेस जा सकती है और ये हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के लिए भी एक खतरा बन सकती। क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डज अर्बनाइजेशन इंपैक्ट द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ माइग्रेंट्स इन इंडियन सिटीज। सो यहां पर अर्बनाइजेशन का इंपैक्ट पूछा है किस पे, माइग्रेंट्स पे। सो आप यहां पर देख सकते हैं अर्बनाइजेशन इन इंडिया वाइल ऑफरिंग बेटर लाइवलीहुड्स, लेकिन यहां पर एक कल्चरल डिस्ट्रप्शन आपको देखने को मिलती है जो चैलेंज भी पोज करती है। सो मेन बॉडी में आप यहां पर देख सकते हैं लॉस एंड डाइल्यूशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। तो आप देख सकते हैं जो माइग्रेंट्स हैं वो जनरली इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में रहते हैं एंड दे ऑफन लैक स्पेस एंड रिसोर्सेज। अब जैसे फेस्टिवल्स हैं जैसे लोहड़ी, पोंगल, ईद इन ट्रेडिशनल फॉर्म्स, सो डिसकनेक्शन फ्रॉम टेम्पल्स, लैंग्वेज, स्कूल्स, फोक ट्रेडिशन से आपको देखने को मिलता है। जो वो अपने गांव में जाते थे जहां पर फैमिली कल्चरल एक्टिविटीज करते थे, अब उनको वो टाइम नहीं मिल पाता है। दूसरा कमर्शलाइजेशन एंड फ्रैगमेंटेशन। अब जो कमोडिफिकेशन आपको या आइसोलेशन देखने को मिलती है किसकी, कल्चरल इवेंट्स की। अब जैसे होली पार्टीज इन क्लब्स वर्सेस विलेज वाइड पार्टिसिपेशन, यहां पर आपको ये इशू देखने को मिलता है। इवन लिंग्विस्टिक लॉस आपको देखने को मिला है। मैथिली, संथली, कोडावा, दे आर ऑफन रिप्लेस्ड बाय डोमिनेंट अर्बन लैंग्वेजेस जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, स्पेशली अमंग चिल्ड्रन। तो यहां पर आपको उनका जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो उनकी लूज होती हुई दिख रही है, राइट ना। आइडेंटिटी क्राइसिस एंड स्टीरियोटाइपिंग। अब कल्चरल एलिनेशन पे फेस होता है, माइग्रेंट्स में फेस प्रेजुडिस या फिर स्टीरियोटाइपिंग, जैसे बिहारी माइग्रेंट्स इन मुंबई, नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स इन दिल्ली, accents, food habit, clothing, they sometimes become grounds for social exclusion। ऐसे ही इंटरजेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी आपको देखने को मिलता है। कल्चरल अडेप्टेशन एंड सिंक्रेटिज्म की अगर बात करते हैं तो फ्यूजन ऑफ कल्चर्स आपको देखने को मिला है। मेल्टिंग पॉट्स एक तरह के देखने को मिल रहे हैं, जैसे सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, दे हैव क्रॉस कल्चरल फेस्टिवल्स, दुर्गा पूजा बाय तमिलनाडु कम्युनिटीज, बिहू बाय असमीज। सो यहाँ पर आपको ये ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। एक डायस्पोरा कम्युनिटीज आपको देखने को मिली है, जैसे छठ पूजा की अगर बात करते हैं तो जुहू बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे ही ओनम सेलिब्रेशंस मलयालीज करते हैं गुड़गांव में, है ना। तो यहाँ पर आपको एक क्रॉस कल्चर या डायस्पोरा कम्युनिटीज आपको देखने को मिलती है, राइट। सो उसके बाद आप आराम से इसको कंक्लूड कर सकते हैं, अर्बनाइजेशन इज इन इंडिया इज नॉट मेयरली फिजिकल बट डीपली कल्चरल टू। तो माइग्रेशन सिर्फ माइग्रेशन नहीं है, अर्बनाइजेशन से माइग्रेशन हो रही है, लेकिन वो माइग्रेंट्स जो हैं वो कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट भी कर रहे हैं और एक तरह से खतरा भी है। तो आप देख सकते हैं दोनों एस्पेक्ट्स यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs इन प्रमोटिंग वुमेन सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। सो SHGs का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं दे आर वॉलंटरी एसोसिएशंस ऑफ 10 to 20 women which can together save, lend and access credit। ठीक है, तो वो कैसे प्रमोट कर रही है विमेन सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे है, जैसे एक्सेस टू फाइनेंस। तो आप यहां पर देख सकते हैं स्कीम्स भी चल रही हैं, जैसे DAY NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आपको देखने को मिलता है। ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप और लाइवलीहुड्स हैं, स्मॉल स्केल बिजनेसेस खोले गए हैं, जैसे डेयरी हो गया, टेलरिंग हो गया, प्रोसेसिंग, अगरबत्ती मेकिंग एंड सो फोर्थ। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करी गई है। ऐसी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाई गई है, जो मेंबर्स हैं दे कैन मैनेज ग्रुप अकाउंट्स, प्रिपेयर बैलेंस शीट्स एंड सो फोर्थ। अब सोशल एम्पावरमेंट कैसे की है, एजेंसी एंड कॉन्फिडेंस यहाँ पर प्रोवाइड की है। तो आप देख सकते हैं एक तरह से जो ऐसे चीज हैं वो सेफ स्पेसेस बन जाती हैं किसके लिए, विमेन के लिए, टू डिस्कस सोशल इश्यूज, जैसे सैनिटेशन हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया। ऐसी लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिली है, स्पेशली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। बिहेवियरल चेंज आपको देखने को मिला है, सोशल कैंपेन्स चलाए जाते हैं अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, अल्कोहलिज्म, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब कुछ लिमिटेशंस और चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मार्केट एंड स्केलिंग कंस्ट्रेंट्स इनको देखने को मिलते हैं, क्योंकि मार्केटिंग ये बहुत अच्छी नहीं कर पाती है, नहीं तो ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इनको और भी ज्यादा मिले। ऐसे ही कैपेसिटी गैप्स आपको देखने को मिलते हैं, लैक ऑफ स्किल है, एज सच स्किल्ड
पॉपुलेशन आपको नहीं देखने को मिलती है, तो इनकी कॉन्टिन्यूस कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। ड्रॉप आउट और इनएक्टिविटी की वजह से डोरमेंट हो जाती है क्या, एसएचईज। सो यहाँ पर ये कुछ चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं, जैसे कदमश्री हो गया, जीविका बिहार में आपको देखने को मिला, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी तेलंगाना में देखने को मिलती है। तो ये सारे एसएचजीज हैं जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली इनको एम्पावर कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन रिड्यूसिंग कम्युनलिज्म एंड प्रमोटिंग सेक्युलरिज्म इन इंडिया। नाउ एजुकेशन किस तरह से आपको बताता है रिड्यूस करने में कम्युनलिज्म और प्रमोट करता है सेक्युलरिज्म इन इंडिया। ना एजुकेशन ये सिर्फ अक्वायरिंग नॉलेज नहीं है, ये मॉरल और सिविक इंस्ट्रूमेंट भी है एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी जैसे कि इंडिया की। तो अगर कोई वेल एजुकेटेड है, एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं, बट वेल अवेयर सिटीजन है, क्या है, वेल अवेयर सिटीजन है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि वो एक तरह से रिड्यूस करता है कम्युनलिज्म को और सेक्युलरिज्म की भावना बढ़ाता है। तो कैसे, एजुकेशन एज अ टूल अगेंस्ट कम्युनलिज्म। पहला है वैल्यू बेस्ड सिविक एजुकेशन दी जाती है। अब जैसे सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जब ये टीच करे जाते हैं, किसी को बताए जाते हैं, वेल अवेयर किया जाता है, तो ये कम्युनल मिथ्स को डिबंक करता है। दूसरा, ये प्रमोट करता है रैशनल थिंकिंग को। तो आप यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग को फोकस करते हैं रादर दैन प्रोपेगेंडा को। ऐसे ही इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि रिस्पेक्ट दी जाती है हर रिलीजन के लिए, तो एक तरह से कम्युनलिज्म कम हो जाता है। ऐसे ही कैसे सेक्युलरिज्म को प्रमोट किया जाता है, इंक्लूसिव करिकुलम है। अब एनसीईआरटी बुक्स में आपको कॉम्पोजिट कल्चर देखने को मिलता है, सूफी भक्ति ट्रेडिशन पढ़ाया जाता है, सिंक्रेटिक हिस्ट्रीज आपको देखने को मिलती है। तो शेयर्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं सभी का, हिंदूज का, मुस्लिम्स का, सिख्स का, तो ये सेक्युलरिज्म की भावना बढ़ाता है। ऐसे ही मिक्स्ड सोशल एनवायरमेंट्स हैं, इंटीग्रेटेड पब्लिक स्कूलिंग आपको देखने को मिलती है, इंटर कम्युनिटी फ्रेंडशिप्स होती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं। ऐसे ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जैसे सेलिब्रेट करे जाते हैं डाइवर्स फेस्टिवल्स। सो इससे एम्पैथी और शेयर्ड बिलोंगिंग आपको देखने को मिलती है। बट कुछ चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे पोलिटिसाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ऐसे ही एजुकेशनल इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलती है, जब जो बैकवर्ड या कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन्स हैं, वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, दे ऑफन लैक क्वालिफाइड टीचर्स, वहां पर टीचर्स नहीं है। सेग्रीगेटेड स्कूलिंग आपको देखने को मिलती है, जैसे अर्बन एलीट प्राइवेट स्कूल्स एंड मद्रसास, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम ऑफर द एजुकेशन इन साइलोस। ठीक है, तो एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे एनसीएफ की अगर बात करते हैं, एम्फसाइज लर्निंग विदाउट फियर। ऐसे विद्या भारती और मदरसा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। कश्मीर एंड गुजरात एजुकेशन रिफॉर्म्स हैव शोन हाउ बाइस्ड वर्सेस इंक्लूसिव एजुकेशन कैन फ्यूल और मिटिगेट द रीजंस, देन यू कैन कंक्लूड इजीली। ठीक है, तो बट अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एजुकेशन किस तरह से कम्युनलिज्म को कम कर सकता है और सेक्युलरिज्म को बढ़ा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज इन इंडियन सोसाइटी। सो सीधा सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन किस तरह से इंपैक्ट करता है किसको, ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज को। तो ग्लोबलाइजेशन को यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं, ये है क्या, इट इज डिफाइंड एज इंक्रीज्ड मोबिलिटी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शंस। सो ये किस तरह से फैमिली स्ट्रक्चर को, ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज को शिफ्ट कर रहा है। तो एज आई टोल्ड यू, ये हम पहले भी कर चुके हैं। जॉइंट टू न्यूक्लियर फैमिलीज आपको देखने को मिल रही है, डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है पेट्रियार्कल अथॉरिटी का, राइज ऑफ एल्डरली आइसोलेशन आपको देखने को मिल रहा है ना, इन्फ्लुएंस ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड मीडिया भी आपको देखने को मिल रहा है। मटीरियल एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा हो चुकी हैं अब फैमिली वैल्यूज में। मीडिया ड्रिवन रोल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, ग्लोबल टीवी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, दे पोर्ट्रे लिबरल लाइफस्टाइल्स, तो वहां पर आपको एक ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर में इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। जेंडर रोल्स और ऑटोनॉमी चेंज हो रही है, जैसे विमेन एम्पावरमेंट हुई है। इंडिविजुअल चॉइसेस ओवर फैमिली एक्सपेक्टेशंस, फैमिली एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब जो ट्रेंड है या जो ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज थी वो चेंज हो रही है और इंडिविजुअलिज्म पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, राइट। ऐसे ही मिक्स्ड आउटकम्स और कल्चरल अडेप्टेशंस, ब्लेंडेड फैमिली नॉर्म्स है, बिकॉज दे अडॉप्ट नाउ द ग्लोबल वैल्यूज, जैसे प्रिवेसी हो गया, ऑटोनॉमी हो गया, और वो रिटेन करते हैं कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस भी, जैसे रिलीजियस रिचुअल्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, वो आज भी इकट्ठे सेलिब्रेट किए जाते हैं। हाइब्रिड आइडेंटिटीज आपको देखने को मिल रही है, जहां पर मॉडर्निटी विद ट्रेडिशनैलिटी है, राइट। सो एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, डुअल इनकम अर्बन फैमिलीज हो गई, एल्डरली होम्स आपको सिटीज में कॉमनली देखने को मिलते हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स कॉमन प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, चिल्ड्रन चूजिंग करियर्स इन आर्ट्स और अब्रॉड,
ठीक है। सो ये आपको ट्रेडिशनल वैल्यूज थोड़ी फेड आउट होती हुई दिख रही है, हम ये कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म हो रही है, राइट। सो देन यू कैन कंक्लूड कि अगर हम ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली वैल्यूज की बात करते हैं, दे इंट्रोड्यूस इंडिविजुअल फ्रीडम, जेंडर इक्विटी, कंज्यूमर कल्चर, बट often also leading to fragmentation and generational disconnect, right? So दोनों ही हैं, positives भी हैं और negatives भी आपको देखने को मिलते हैं। Last question, question number 10. Critically evaluate the success of governmental policies in addressing urban poverty in India. Now government policies के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, किस तरह से वो urban poverty को देख सक रही है या सक्सेस कितनी आपको देखने को मिलती है। तो अगेन अर्बन पॉवर्टी को आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनसिक्योर हाउसिंग, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ बेसिक सर्विसेज एंड सोशल एक्सक्लूजन। तो आपको रैपिड माइग्रेशन देखने को मिली है जिसकी वजह से स्लम प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा हुई है। अब यहां पर आपको देखने को मिलता है जो म्युनिसिपल कैपेसिटी है वो उतनी है नहीं, रिसोर्सेज उतने हैं नहीं, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। तो वहां पर सक्सेसेस आपसे पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं मेजर पॉलिसी जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन ना, यहाँ पर पक्का हाउसिंग दी गई है ऑल अर्बन पुअर के। ऐसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, सो यहाँ पर ये प्रोवाइड करती है स्किल डेवलपमेंट, एसएचजी सपोर्ट और अर्बन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऐसे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात करी गई है जहां पर टॉयलेट सैनिटेशन की बात की गई है, वर्स्ट वेस्ट मैनेजमेंट की बात कही है, स्लम सैनिटेशन इंप्रूवमेंट्स की बात की है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट ऑफ 2014। सो बेसिकली ये लाइवलीहुड राइट रखा है किसका, अर्बन वेंडर्स का। तो अचीवमेंट्स की अगर बात करते हैं तो आप अचीवमेंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि सक्सेसेस के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो ओवर 1.2 करोड़ हाउसेस हैज बीन सैंक्शनड। एनयूएलएम की बात करते हैं 8 लाख बेनिफिशरीज आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे ही स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात करते हैं 4000 ULBs and are now being ODF, which is open defecation free, which have improved dignity as well as sanitation. ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको टाउन वेंडिंग कमिटीज देखने को मिल रही हैं जो बेसिकली प्रोवाइड करती है आइडेंटिटी कार्ड्स और लीगल सैंक्शंस। नाउ अगर हम लिमिटेशंस एंड गैप्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है लिमिटेशंस भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे मिसमैच इन हाउसिंग लोकेशन। तो आप देख सकते हैं ये जनरली सिटी आउटस्कर्ट्स पे आपको देखने को मिलते हैं। इनफॉर्मेलिटी आज भी आपको इंट्रेंच देखने को मिलती है। 80% अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है वो इट रिमेन्स इनफॉर्मल। यहाँ पर एक्सक्लूड किया जाता है माइग्रेंट्स को, जैसे कोविड-19 की अगर बात करते हैं इट एक्सपोज द रियलिटी फ्रेजिलिटी ऑफ द सोशल सिक्योरिटी। वीक अर्बन गवर्नेंस है, जो यूएलबीज हैं उनके पास इतने फंड्स ही नहीं है, प्लानिंग कैपेसिटी नहीं है जिससे कि वो इन अर्बन पुअर को इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोवाइड कर सकें। ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, जो यूएलबीज हैं दे स्टिल बहुत सारी ऐसी यूएलबीज आपको देखने को मिलेंगी जिन्होंने टाउन वेंडिंग कमिटीज नहीं बनाई है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स भी कोट कर सकते हैं। दिल्ली एंड मुंबई स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। माइग्रेंट एक्सोडस ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन रिवील्ड द इनइफेक्टिव टारगेटिंग। दो स्कीम्स तो चलाई गई हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो इनइफेक्टिव देखने को मिलती है। नेक्स्ट यू कैन कंक्लूड दैट द गवर्नमेंट स्कीम्स हैव शोन इंटेंट एंड डिलीवर्ड पार्शियल सक्सेस। अर्बन पॉवर्टी रिमेन्स डीपली रूटेड, एक कॉम्प्लेक्स इशू है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। राइट, सो दीज वर द 10 क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड। 10 के 10 क्वेश्चंस ही बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, जो वेरिड थीम्स, जितनी थीम्स आपकी यूपीएससी मेंस में दे रखी हैं वो उन थीम्स पे हमने 40 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस किए हैं, जिसमें हर सेशन के बाद आपको 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो आज भी हम 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। एनालाइज हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज रीशेप्ड ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज इन इंडियन सोसाइटी। सो आप इसको लिख सकते हैं, एजुकेशन इज की इंस्ट्रूमेंट इन प्रमोटिंग सेक्युलरिज्म एंड कंबैटिंग कम्युनलिज्म, एग्जामिन इन द इंडियन कंटेक्स्ट। Critically evaluate the success of government policies in tackling urban poverty. Self-help groups are more than economic tools. They are vehicles of social transformation. Fifth है, discuss the challenges and opportunities that urbanization presents for the cultural identity of internal migrants in Indian cities. So इन questions को आप attempt कर सकते हैं. As I've told you, जो भी questions आप attempt करते हैं आप हमारे पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं, आपको वैल्यूएबल फीडबैक दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड जो भी स्टूडेंट्स हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करना चाहते हैं वो भी विजिट कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।